नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज के जो ग्लोबल बाजारों से संकेत आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव और ज़बरदस्त है। वजह, अमेरिका में ब्याज दरों पर बड़ी कटौती के बाद हमने देखा कि कल जो अमेरिकी बाजार थे वहां वो शानदार तेजी के साथ लाइफ हाई पर पहुंचते हुए नजर आए। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी का भी बाजार को इंतजार है। अमेरिकी बाजारों में शानदार रैली है और ग्लोबल मार्केट से संकेत शानदार। गिफ्ट निफ्टी 25,550 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम खबरों को हम जानेंगे विस्तार के साथ। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, लेकिन सबसे पहले सीधा रुख करते हैं प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस की तरफ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का 1 साल पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण करेंगे जारी। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूरदर्शन पर एक मिलेट रेसिपी शो की होगी शुरुआत। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 भी होगा जारी। एयरटेल का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार। यह मुकाम हासिल करने वाली देश की चौथी कंपनी बनी। साल के शुरुआत में 7वें नंबर पर थी। एयरटेल को पहली तिमाही में 4,160 करोड़ का मुनाफा। और सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन यानी कि आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 302 अंक की बढ़त के साथ 83,487 पर और निफ्टी 112 अंक चढ़कर 25,528 पर कारोबार करता हुआ आ रहा है नजर। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए रुक करते कुछ अहम खबरों का और फिर जानेंगे कि आज का इकोनॉमी टुडे का फोकस किस तरफ है। तो देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने शानदार 1 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे जहां इस योजना के लाभार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क की आधारशिला रखने वाले हैं। 1,000 एकड़ में फैले इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ होना है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में सहायता मिलेगी। वहीं आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन 500 रुपये का आर्थिक जो सहायता है वो मुहैया कराई जाएगी रकम के तौर पर। वहीं कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। और आइए बात करते हैं चालू वित्त वर्ष की, जहां 6.7% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर को आधार अगर हम माने तो भारत 2030 से 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान जताया। रिपोर्ट की माने तो ये कहा गया कि मजबूत विकास संभावनाओं और बेहतर विनियमन के कारण इक्विटी बाजार यानी कि शेयर बाजारों की जो गतिशीलता है उनके और प्रतिस्पर्धी बने रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार बॉन्ड में विदेशी जो इनफ्लो है नकदी का वो बढ़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बैंकिंग सेक्टर को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वित्त मंत्री ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये कहा कि बैंकों की भूमिका से हम विकसित भारत के सपने को हासिल करने में तेजी लाएंगे। वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर तत्काल होने वाले सभी डिजिटल भुगतान उसमें से 45% भारत से होते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस समय 7 देशों में शुरू हो चुका है।
The vision of the Honorable Prime Minister for 2047, the Viksit Bharat vision, has key pillars, and I'll take this opportunity to just briefly mention about them. Economic growth, social progress, environmental sustainability, and good governance. Banks will have to play a crucial role in driving the agenda set by the Honorable Prime Minister. And by your role, we are going to give greater momentum to achieving this dream. आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती से जो भारत का विदेशी निवेश है उस पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने वही किया जो उसे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा है, लेकिन आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कटौती का फैसला लेगा। इन तमाम बड़ी खबरों के बाद आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त किस तरह से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एक रुख देखते हैं। तो शुरुआत हालांकि पॉजिटिव हुई थी, लेकिन 25,531 का लेवल, 33 अंकों का दबाव गिफ्ट निफ्टी की तरफ से यहाँ दिखाई दे रहा है कारोबारी सत्र का आज आखिरी दिन। वहीं रुख करते कि सेंसेक्स की ओपनिंग शुरुआत जो थी वो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हुई थी। इस वक्त सेंसेक्स 83,487 का लेवल, 302 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। वहीं निफ्टी का भी एक रुख ले लेते हैं कि 25,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ कल नजर आया। वहीं आज भी 25,528 का लेवल, 112 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है निफ्टी की तमाम उन कंपनीज में। कौन से वो स्टॉक्स जो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं जब हम बात करते हैं गेनर्स पैक की, तो लीड करते हुए एल&टी, विप्रो, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, टीसीएस। कल भी 3 दिग्गज आईटी काउंटर्स, क्योंकि साफ तौर पर जो ब्याज दरों में कटौती की गई है फेडरल रिजर्व द्वारा, आईटी स्टॉक्स पर एक माकूल असर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर टॉप गेनर्स की चार्ट में विप्रो लीड करता हुआ। वहीं मुनाफा वसूली का हाविया, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, एशियन पेंट्स। मिक्स बैग यहाँ नजर आ रहा है जहाँ पर फार्मा और ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज काउंटर्स मुनाफा वसूली के साथ शेयर बाजार में नजर आ रहे हैं। हालांकि एनर्जी स्टॉक्स जो हैं लगातार हमने देखा पूरा जो हफ्ता था वो उनके लिए सकारात्मक रहा, तो क्या आज ग्रीन सिग्नल के साथ बंद होते में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और दुनिया भर के बाजारों और साथ ही शेयर बाजार के तमाम काउंटर्स पर नजर डालने के बाद आइए अब रुख करते हैं आज के फोकस का। बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की, जिसमें प्रधानमंत्री ने कल जो अहम बातें कही हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। फिर इसे तफसील से इस पर चर्चा होगी कि आखिरकार ये सेक्टर, जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ये आखिर इतना अहम क्यों है। तो सरकार ने जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें विकास से जुड़े कई ऐसे काम किए और 10 वर्षों में ये जो सुधार हैं वो साफ तौर पर यथार्थ के धरातल पर नजर आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई और इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा जैसी योजना है उससे काफ़ी मदद मिलती नजर आई। खासतौर पर नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करता हुआ ये पूरा सेक्टर नजर आ रहा है। इसमें जब हम कृषि मानकों की बात करते हैं, अत्याधुनिक जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं उस लिहाज से इस सेक्टर से असीम संभावनाओं के आकाश खुलते हैं। वहीं प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये जो मंच है ये जीवंत है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, और हम जब खाने की चीज़ों के खर्च को कम करने की बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वैश्विक नियामकों को खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों के लिए एक प्लेटफॉर्म देना और यहाँ पर चर्चा के लिए एक साथ लाने में इस मंच ने अहम भूमिका निभाई है। और यहाँ इस मंच से जो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो भारत के जो व्यंजन है वो पेश किए जाएंगे। और जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं उसका आधुनिक बुनियादी ढांचा और ख़ास तौर पर मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का जो तंत्र है उसे सुदृढ़ बनाने के लिए भी ये मंच बहुत अहम है। तो किस तरह से ये मंच एक स्थायी, सुरक्षित, समावेशी और पौष्टिक दुनिया के निर्माण के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही गई वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के दौरान। ये किस तरह से अब आगे बढ़ेंगी इस पर आज तफसील से हम करेंगे चर्चा। और आज ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट यानी कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का जो उद्घाटन सत्र है उसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में 2 जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसकी शुरुआत होनी है। साथ ही
मिलेट्स को यानी कि श्रीअन्न को जिस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है उससे जुड़ा एक रेसिपी शो भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 भी इस कार्यक्रम में जारी होना है। सम्मेलन में मेघालय सरकार और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच एक MOU पर भी हस्ताक्षर होने हैं। अहम दिन जब हम बात करते हैं वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। और जैसे कि हमने आपको बताया कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। ये 4 दिवसीय मेगा कार्यक्रम है जिसमें 90 देश भाग ले रहे हैं। जापान इसमें भागीदार देश के रूप में, जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देश के साथ इस रूप में शामिल हैं। ये भारत के फूड से दुनिया को अवगत कराने के लिए बड़ा मंच है। देखते हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इतना जरूरी क्यों है। भारत वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों, 26 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 18 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है। इसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आने वाले दिनों में इसको और कैसे बढ़ाया जा सके उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और विकास का एक प्रमुख मंच बन रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आयुर्वेद में भोजन और उसके महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। फूड प्रोसेसिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का फूड दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। आज दुनिया भारत को हर क्षेत्र में फॉलो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले जब फूड प्रोसेसिंग का ये हुआ था, वर्ल्ड फूड फॉर इंडिया हुआ था, तब उन्होंने कहा था हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का फूड रहना चाहिए। अभी धीरे धीरे इस विचार को लेके लोग भी आगे आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में एपिडा, MPEDA और कमोडिटी बोर्ड द्वारा आयोजित रिवर्स बायर सेलर मीट में 1000 से अधिक खरीदार शामिल हो रहे हैं। साथ ही उच्च स्तरीय CEO गोलमेज सम्मेलन विश्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर तमाम जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर हैं, और जिन्होंने किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने का प्रयास किस तरीके से किया जाएगा उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई नवाचार यहाँ पर कर रहे हैं। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के खाद्य और उससे जुड़ी प्रोसेसिंग पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से विभिन्न नवाचारों का भी प्रदर्शन हो रहा है। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को बखूबी उजागर कर रहा है। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। तो इकोनॉमी टुडे में आज का यही फोकस है, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले वक्त छोटी सी ब्रेक का है। अब देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में और बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ इकोनॉमी टुडे में आज फूड प्रोसेसिंग पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबरॉय, निदेशक NIFTM। हरिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मिनहाज आलम साहब, एडिशनल सेक्रेटरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं। आलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आलम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सवाल ये है कि मिनिमम वेस्ट और मैक्सिमम फूड वैल्यू के साथ जब हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को देखते हैं, हम इसे वर्ल्ड प्लेयर बनाने की बात करें, उस लिहाज से वर्ल्ड फूड एक्सपो कितना अहम रोल अदा करता हुआ आपको नजर आता है? जी धन्यवाद। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 तीसरा एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का। इसका उद्देश्य है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक रूप में लाना, सभी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बायर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एकेडमिया हैं, सभी को एक जगह लाना और सभी का जो एक साथ डिस्कशन डिलिब्रेशन होना और जो अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करना स्मॉल और मीडियम फूड इंडस्ट्री के हैं। उसके अलावा हमारे साथ इस बार रिवर्स बायर्स से मीट है, इसमें फॉरेन से बायर्स आए हैं, वो यहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेंगे और बिजनेस डेवलप करेंगे। उसके अलावा ग्लोबल फूड एग्रीकल्चर समिट भी हो रही है इस बार, इसके साथ इसमें फूड रेगुलेशंस पर डिटेल चर्चा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। ओबरॉय साहब, इसमें ख़ास तौर पर जब हम फूड एज होल देखते हैं, जिसमें हमने कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर ये देखा कि मिलेट्स को एक वैश्विक पहचान दी गई। श्री अन्न को लोगों की थाली तक पहुंचाने के लिए ये जो पूरी कवायद है, इसको आप कितना मददगार मानते हैं, ख़ास तौर पे तब जब पैकेज्ड फूड की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा है? मिलेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में मिलेट्स एक फोकस पीरियड था और पिछले साल जो ईयर इंटरनेशनल ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया गया था और वो उसके स्पिरिट को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं और मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्कीम्स में मिलेट को खास प्रोत्साहन दिया गया है। उसके अलावा मिलेट्स का जो प्रोसेसिंग है ज़्यादा हो रहा है। मिनिस्ट्री की PLI स्कीम, उसके अंतर्गत मिलेट्स के लिए खासकर हम लोगों ने जो इंडस्ट्रीज को हेल्प किया है। तो मिलेट्स का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, हमारे भारत के संस्कृति का भाग है मिलेट्स। और उसके अलावा जो पैकेज फूड है, पैकेज फूड का इम्पोर्टेंस क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पैकेज फूड बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकें और उसके अंतर्गत हम लोग जो है स्टैंडर्ड्स मीट कर सकें। तो इस वर्ल्ड फूड इंडिया ये इसके लिए मिलेट्स के लिए तो हमारी ये इम्पोर्टेंट है ही। और बाकी जो इस बार जो फोकस पिलर्स है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, सस्टेनेबल पैकेजिंग है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओबरॉय साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर तब क्योंकि मिलेट्स के प्रति ख़ास तौर पर युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें इस तरह का मंच जो प्रदान किया गया है मिलेट्स को, ख़ास तौर पर वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए कितना अहम आप मानते हो? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसमें किस तरह से विन विन सिचुएशन में है? ओबरॉय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद निमंत्रण के लिए। देखिए, जहाँ तक मिलेट्स का सवाल है, इसकी गुणवत्ता के बारे में सभी को पता है। एक जो चैलेंज रहता है सबके सामने, ये रहता है कि मिलेट्स के फूड्स को कैसे पैलेटेबल बनाया जाए, स्वादिष्ट बनाया जाए। तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे हमारा संस्थान निफ्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएं उनमें मिलेट्स की गुणवत्ता को रखते हुए, साथ रखते हुए, उनका टेस्ट प्रोडक्ट्स का वैसे ही हो कि जैसे एक नॉर्मल विदाउट मिलेट जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनका टेस्ट होता है। इसके अलावा मिलेट्स की स्टेबिलिटी, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो मिलेट के फ्लोर हैं, जैसे रागी का फ्लोर है या बाजरे का आटा है, इनमें बड़ी जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसे कैसे हम बचा सकते हैं? तो तकनीकी रूप से बहुत सारा काम हुआ है मिलेट्स पर, बहुत सारा होना बाकी भी है। और एक मिलेट में एक और समस्या जो आती है वो आती है एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स की। वो मान लीजिए आप जब मिलेट्स का सेवन करते हैं तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तकनीकी माध्यम से हमने उनका भी समाधान ढूंढ लिया है
और मिलेट्स की पौष्टिकता को साथ रखते हुए उनके स्वाद को कैसे साथ रखना है, उनकी पैकेजिंग कैसे करनी है, काफ़ी हद तक निफ्टम कुडली ने इसमें काम किया है। हमारे साथ बहुत सारे उद्यमी, बहुत सारे स्टार्टअप जुड़े हैं जिन्होंने हमसे टेक्नोलॉजीज़ ली हैं, जो हमारे साथ इंक्यूबेट कर रहे हैं और आगे इसको लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा, रॉय साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम किसानों की बात करते हैं, जिसे राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की रीढ़ है, तो जिन तमाम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की हम बात करते हैं वो इसके बिना मुमकिन नहीं है। बहुत संक्षिप्त में ओबरॉय जी। बिल्कुल, देखिए, एक किसानों को एक उद्यमशीलता किसानों में लाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो फूड वेस्टेज हो रही है, हम कैसे इसे बचा सकते हैं। ऑन फार्म स्टोरेज, ऑन फार्म प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर लगाना, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मिनाज जी ने भी बताया कि हमारा 5 पिलर्स हैं, उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक पिलर है, और कैसे हम प्रोसेसिंग को ऑन फार्म बढ़ावा दे सकते हैं ताकि जो लॉसेस हैं फार्म के लेवल पे ही कम हो जाए। बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जितने फार्मर्स हैं हमारे, एफपीओस जिनका गठन हुआ है, वो प्रोसेसिंग की तरफ अग्रसर हों, और जिससे कि जो लॉसेस हमारे फार्म पे हो रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में हो रहे हैं वो कम से कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास बहुत कम है, आप दोनों का ही इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मन से साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, रोजगार के लिहाज से, नवाचार के लिहाज से, नवोन्मेष के लिहाज से एक बहुत अहम एवरग्रीन सेक्टर है जो कि अभी भी अनएक्सप्लोरेबल है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।